हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन वर्षा करके भी एक तो एक ही किया। हाँ, ये संभल में ही एक व्यक्ति को बोलते थे कारीगर या गुरु, और लड़की को बोलते थे आर्टिकल। बिल्कुल लाइफलेस सी लड़की, कंप्लीटली नग्न लेटी भी है। तांत्रिक क्रिया के नाम पे लोग क्या करते थे, ऐसी लड़कियों को फिर कारीगर जो कि गुरु या तांत्रिक होता है वो उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। माता पिता बाहर होते थे और वो अंदर माहौल वो तंत्र मंत्र वाला बना के कमरे को बंद कर दे, वुड लीव द तांत्रिक अलूम, तभी रुपया आएगा। मतलब किसी भी तरह का लालच, XYZ कोई भी लालच आपको अगर दिया जा रहा है तो आपको उससे बचने की जरूरत है। आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उनके पास है, आपकी सारी फोटोज आपके पास है, अब आपकी कैसी भी निजी फोटोज हो सकती हैं। फिर वो उन फोटोज को मॉडिफाई करके अश्लील बनाते हैं। कि आपने एक केस सॉल्व किया है 100 करोड़ के बीमा वाला। तो हम लोगों ने उनको हूटर दिया, हमने उन्हें रुकने के लिए कहा, पर उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा लिया। तो जब पुलिस किसी को रुकने के लिए कहे और अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले तो हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। उन्होंने 15 लाख रुखसार के अकाउंट में डाल दिया। उसके पति असलम की मृत्यु हुई थी। पति की मृत्यु हुई थी लीवर खराब होने से एक्चुअली में। हाँ। पर उस पेपर में लिखा था कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है। कोर्ट ने ये क्यों कहा कि आधार भी आपका पहचान पत्र नहीं है? एक व्यक्ति ने अपनी आधार में 21 वर्ष उम्र कम कराई थी। पता चला कि क्षेत्र में कुछ ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में आप जिस तरह का परिवर्तन चाहें आधार में वो करा सकते हैं। फिर उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया, शाहरुख और उसके अन्य साथी थे। अमन को जिसने मारा था उसी ने 2 साल पहले 2022 में एक सलीम नाम के व्यक्ति को मारा था जो ट्रांसजेंडर था। सलीम की मौत के बाद उन्हें 78 लाख मिले थे। तो इस गैंग ने सलीम को मार दिया था, अमन को मार दिया था, ये तीसरे को मारने वाले थे। लेकिन ये ओवरऑल 100 करोड़ तक जा सकता है, ये अनुमान फिर कैसे लगाया आप लोगों ने? 100 करोड़ तक तो गया है। तो आप अगर किसी भी दुकान पे जा रहे हैं सिम इशू कराने के लिए और वो आपसे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कहता है कि फिंगरप्रिंट लगाइए, और आपसे फिर वो कहेगा भैया आया नहीं अच्छे से, एक बार वापस लगाना। एक्चुअली उसने इस प्रोसेस में 2 सिम जनरेट कर दिया। तो ये एम कवच ऐप है, इस पर आप थ्रेट एनालिसिस पे जाएंगे, अलाउ करेंगे, तो फिर उसके बाद ये इसने मेरा चेक कर चुका है। तो इसने क्योंकि पहले मेरी एक मलेशियस ऐप बताई थी वो मैंने डिलीट कर दिया, तो लाइकली रिस्की एंड मलेशियस ऐप अब 0 है। टफ है एग्ज़ाम और आपको इतनी सारी पढ़ाई भी करनी है, सब देखना भी है, तो मतलब कैसे 24 घंटे में फिर क्या 18-20 घंटा पढ़ना पड़ेगा? टाइम की बजाय क्वालिटी पे फोकस करें, वीकली टारगेट्स अपने आप को दो और टारगेट मीट करने पे अपना फोकस ज़्यादा रखो। हॉबीज़ अगर हैं, डांस है, पेंटिंग है, फुटबॉल खेलते हैं, करिए। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आपके पास जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है जिसे आप अपने पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो आपके लिए ही मुसीबत बन सकता है, आज के इस पॉडकास्ट में आप वो समझेंगे। कैसे कहीं भी जाकर के अपने पहचान पत्र के तौर पर आप आधार कार्ड बस यूं ही दे देते हैं और वही बाद में आपको फंसा सकता है, आज आप ये सीखेंगे। और बॉलीवुड में फिल्मी पर्दे के ऊपर जिस तरह से आप एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, उसे केस सॉल्व करते हुए देखते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये तो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में पुलिस ऑफिसर ऐसे नहीं होते। आज का पॉडकास्ट देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि रियल लाइफ में भी ऐसे पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। जो ऑफिसर आज मेरे साथ पॉडकास्ट में है, उन्होंने अपनी बड़ी शानदार सी अच्छी सी नौकरी अब्रॉड में छोड़कर भारत आना चुना। बहुत लंबा संघर्ष रहा है उनका, वो सब आप जानेंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है, तो कुर्सी की पेटी को कसकर आप बांध के रखिएगा। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज मौजूद हैं 2020 बैच की आईपीएस ऑफिसर जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल जिले में साउथ जोन में एसपी हैं। फटाफट से मिलकर हम उन्हें बोर्डिंग पास दे देते हैं।
मेरे साथ है अनुकृति शर्मा। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच शालिनी जी, यहाँ पे बुलाने के लिए और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे आपको ये पता चलेगा कि मैंने क्यों आधार की बात की है, पैन कार्ड की बात की है, लेकिन क्योंकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं तो शुरुआत में आपको कुछ और सुनने को मिलेगा और वो आगे बढ़ते बढ़ते कहानी बदलती जाएगी। क्योंकि अनुकृति मैम आप किसी और केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी आई गेस, और वो होते होते और ढूंढते ढूंढते कुछ और मिल गया आपको। राइट। वो कैसे था? तो इस पूरे, जैसे आपने एकदम सही कहा कि उस समय मेरे क्षेत्र में कार चोरी की कुछ घटनाएं हो रही थी। ये जनवरी की बात है और 2-3 घटनाएं हो गई थी। तो हम लोग कार चोरों की गैंग पे काम कर रहे थे और उसमें हमें एक पैटर्न दिखता था कि एक कार आती थी, फिर वो लोग दूसरी कार को चुराते थे एंड 2 कार जाती हुई दिखती थी। दिमाग में हमेशा वही सब चलता रहता था। तो उसी की तफ्तीश में मैं गुन्नौर पुलिस स्टेशन है मेरे क्षेत्र में, वहाँ पे थी और वहाँ पे काफ़ी लेट तक काम करने के बाद हम लोग घर की तरफ निकले, मैं, मेरे ड्राइवर गनर, और अचानक से फिर उस दिन बहुत ज़्यादा घना कोहरा था। मतलब एक कई बार विजिबिलिटी इतनी कम होती है ना कि आपको सड़क के ऊपर चलते वक्त भी ये देखना होता है कि आप सड़क के सही साइड में चल रहे हो कि नहीं, या सड़क छोड़ के गिर तो नहीं जाएगी आपकी गाड़ी। तो हम लोग लिटरली शीशा खोल के और बहुत धीमी गति से चल रहे थे। जब भी इस तरह का इतना गहरा कोहरा होता है और आपके सामने अगर कोई पुलिस का व्हीकल चल रहा होता है या बड़ी गाड़ी, ट्रक व्रक चल रहा होता है, तो अमूमन लोग उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं। हाँ। ताकि ये कोहरे वाला रास्ता निकल जाए। हाँ। सेफली। परंतु हमारे साथ ऐसा हुआ कि उस समय 2 गाड़ियों ने हमें ओवरटेक किया। एक ब्लैक न्यू स्कॉर्पियो थी, उसके पीछे एक इको कार थी। अच्छा, जो हमारी कार चोरियाँ हो रही थी उसमें इको की चोरी ज़्यादा थी। अच्छा। और वो दिल्ली नंबर का इको था, इको कार थी। तो हमें लगा कि एक तो इतना कोहरा है, दूसरा इन लोगों को इतनी जल्दी है, कैसे हमें ओवरटेक कर रहे हैं और इको है, तो कोई बात नहीं, इनको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने में तो कुछ नहीं जा रहा है। तो हम लोगों ने उनको हूटर दिया, हमने उन्हें रुकने के लिए कहा, पर उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा लिया। तो जब पुलिस किसी को रुकने के लिए कहे और अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले तो हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ। तो फिर हमने अपनी स्पीड बढ़ाई और किसी तरीके से इको को इंटरसेप्ट कर लिया। ब्लैक न्यू स्कॉर्पियो निकल गई। इको को जैसे ही इंटरसेप्ट किया उसने बैक किया और वो भी निकल गई। मतलब वो रुकी। हाँ। हमारे उतरने का उसने वेट किया और जैसे ही हम उतरे वो बैक किया, वो गाड़ी में निकल गई। अब मुझे लगा कि ये लोग पक्का हमारे वही चोर हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं और हाँ। इनका रुकना ज़रूरी है। तो मैंने अपने एसएचओ को, जो क्षेत्र के थे एसएचओ हरीश कुमार, उनको कॉल किया। मैंने कहा 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, हर हालत में इनको रोको, कैसे भी बैरियर लगाओ, कुछ भी करो। फिर उनका फ़ोन आया कि मैम मैंने ट्रक लगा दिया उस सड़क पे, कोई गाड़ी निकलेगी नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद उनका मुझे फ़ोन आया कि मे बी फिंगर्स क्रॉस थी कि हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे और किसी भी हालत में गाड़ी रुक जाए। फिर उनका फ़ोन आया कि मैम ब्लैक स्कॉर्पियो तो मिल गई है, इको गायब हो गई है। क्योंकि वहाँ पे बहुत पतले पतले छोटे छोटे गांव के रास्ते होते हैं, वो भी थे। वैसे वो सिंगल रोड थी। तो बोले कि मैंने यहाँ पे 2 सिपाही छोड़ दिए हैं और मैं जा रहा हूँ इको को ढूंढने। मैं कहा ठीक है। तो मैं फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद 2 बंदे खड़े हुए थे। उनका नाम था अमित और ओमकारेश्वर मिश्रा, जो स्कॉर्पियो गाड़ी से निकले थे। उनसे मैंने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब, और जब पुलिस हूटर दे रही है, रुकने के लिए कह रही है, तो तुम रुक क्यों नहीं रहे हो? तो बोलता है कि मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा। तो हमने कहा वेरी नाइस, तुम्हें सुनाई नहीं दिया और तुमने स्पीड बढ़ा लिया अपना। हाँ। फिर तुम कहाँ से हो? तो बोले मैं बनारस से हूँ। तो बनारस से हो तो यहाँ क्या करो? बोले दोस्त को मिलने आया था। तो फिर किस दोस्त से मिलने आए थे? तो कुछ उसने, अरे मैं अमरोहा जा रहा है, ऐसे ऐसे बोलने लग गया। तो फिर हमने कहा कि ये ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं, इनको पहले थाने लेके चलते हैं, वहीं इनसे बैठा के पूछताछ करते हैं। हम इनको थाने पे लेकर आए और थाने पे आने के बाद मैंने उनसे बोला अपना आई कार्ड वगैरह दिखाइए। अभी तक आप ये कार चोरी वाला केस सॉल्व कर रहे हैं? हाँ, कार चोरी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। और जो बंदे मिले थे, अब ये इम्पोर्टेंट हो गया था कि भाई जब रुकने के लिए कहा तो तुमने स्पीड क्यों बढ़ाई? वाई डिड यू इंक्रीज योर स्पीड? पुलिस कह रही है रुकने के लिए और आप अपनी जगह पे सही हैं तो आप गाड़ी रोक लेंगे ना। पुलिस क्या पेपर एक बार चेक कर लेगी, पर आप तो स्पीड बढ़ा रहे हैं, आप पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ तो करके बैठे होंगे आप। हाँ। फिर वो सही जवाब नहीं दे रहे थे। तो फिर जब मैंने ओमकारेश्वर को बोला अपना आई कार्ड दिखाओ, तो उसने बोला कि वो मेरे वॉलेट में है और मेरा वॉलेट मेरी गाड़ी में है। तो फिर मैंने अपने ड्राइवर गनर को बोला कि गाड़ी चेक करो इसकी और इसका वॉलेट लेकर आओ।
तो जब मेरे ड्राइवर गनर उसको लेके गए और गाड़ी चेक किया, और जब वो लौटे तो लौटे 11.5 लाख कैश और उसके वॉलेट के साथ। बोले मैम इसके तो गाड़ी में पैसों का थैला मिला है। हाँ। फिर मैंने इससे कहा कि पूछा ही कहाँ से आए इतने पैसे तुम्हारे पास, तो बोला कि 6 लाख तो मेरे खुद के हैं और 5 लाख मैंने एक व्यक्ति है रवि, उससे लिए हैं अभी। सचिन ने रवि को दिए थे, मैंने रवि से लिए। तो मैंने कहा किस चीज़ के लिए? बोले हैं हमारे काम के हैं और कुछ प्रॉपर्टी के हैं। तो मैंने कहा रवि बता देगा, रवि वेरीफाई कर दे? बोले हाँ कर देगा। मैंने रवि को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम्हारा दोस्त मिला है, तुम आओ अभी थाने, एक्सप्लेन करो ये इतना कैश कहाँ से आया। बोले ठीक है मैम मैं अभी आ रहा हूँ। फिर 10 मिनट हो गया, हमने वापस फ़ोन किया, कहाँ रह गए? तो उसका तो फ़ोन ही स्विच ऑफ। उस आदमी का 2 महीने तक फिर फ़ोन नहीं बंद खुला जब तक हमने उसे पकड़ नहीं लिया। रवि भी एब्सकॉन्डिंग हो गया था। ओमकारेश्वर मिश्रा के वॉलेट से हमें करीबन 19 डेबिट कार्ड्स मिले। 4 डेबिट कार्ड उसके नाम के थे, बाकी अधिकतर डेबिट कार्ड्स और लोगों के नाम पे थे। किसी का नाम बबीता था, धान सिंह था, नसीम जहाँ था। फिर मैंने कहा कि आप मेरे वॉलेट में मेरे डेबिट कार्ड होंगे, है ना, या फैमिली में मान लीजिए मेरे हस्बैंड का हो गया डेबिट कार्ड, पर किसी भी 4 अलग अलग व्यक्तियों का डेबिट कार्ड मेरी जेब में क्या करेगा, राइट? तो हमने उससे पूछा कि ये किसके डेबिट कार्ड्स हैं? बोलता है मुझे नहीं पता ये डेबिट कार्ड मेरी जेब में कैसे आए। अरे तो फिर हमें लगा कि ये दिस इज़ समथिंग एल्स। फिर इनफॉर्मली, क्योंकि उस समय रात काफ़ी थी, पर मुझे पता लगाना था कि इसमें कितने पैसे हैं नहीं हैं। जो बैंकिंग सेक्टर के फ्रेंड्स थे उनको रिक्वेस्ट करके मैंने कहा बस मुझे इनका अकाउंट बैलेंस बता दो, किसी में 20 लाख हैं, किसी में 25 लाख है, इतना इतना पैसा तो उसके अंदर है अकाउंट्स में। 11.5 लाख आप कैश लेके घूम रहे हैं, है ना, करते क्या हो? तो उसके पास 2 आई कार्ड्स थे जिस पे उसका डेजिग्नेशन लगा हुआ था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो क्या है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? तो बोले मैम मैं क्लेम्स इन्वेस्टिगेट करता हूँ। जब इंश्योरेंस कोई बीमा पॉलिसी कराता है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो क्लेम करता है। जब क्लेम करता है तो हम थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन कंपनीज़ को क्लेम का इन्वेस्टिगेशन मिलता है। कोई आदमी का बीमा पॉलिसी कराया, वो 1 ही साल में मर गया, तो इंश्योरेंस कंपनी को ये रहेगा ना कि भाई ये ऐसा तो नहीं है कि जब वो पॉलिसी ऑनबोर्डिंग के वक्त उन्होंने कुछ फैक्ट छुपाए, हो सकता है इसको बीमारी रही हो सकता है कोई और बात रही हो, क्योंकि कंपनी इसको डिनाई करना होता है क्लेम, तो इन्वेस्टिगेशन कंपनीज हायर करते हैं। बोले मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है इन्वेस्टिगेशन करते हो, कितना पैसा कमा लेते हो? तो बोले पर इन्वेस्टिगेशन 2,500 रुपये। तो जब तुम्हें पर इन्वेस्टिगेशन 2,500 मिल रहा है और कितनी इन्वेस्टिगेशन करते हो महीने भर में? तो बोले 10 से 12। तो 10 से 12 इन्वेस्टिगेशन करने वाला आदमी नई कार खरीद रहा है, मतलब इतनी महंगी कार है उसके पास, स्कॉर्पियो है, न्यू स्कॉर्पियो कार है तुम्हारे पास, वो भी नई कार थी। तुम्हारे पास 11.5 लाख कैश है, तुम्हारे पास दूसरे लोगों के डेबिट कार्ड्स हैं, तुम्हारे हर अकाउंट में इतना इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? फिर वो तो कॉपरेट नहीं कर रहा था। फिर उसके फ़ोन को हमने चेक किया तो उसके फ़ोन में जैसे एक व्यक्ति था सुभाष, उसके बीमा पॉलिसी के रुपए आए थे, तो ये लोग आपस में डिस्कस, मतलब जिससे चैट कर रहा था कि इस फलाना व्यक्ति के 10 लाख आ गए हैं इस पॉलिसी के, 5 लाख मैंने इसको भेज दिया, 2 लाख इसको भेज दिया, 1 लाख इसको भेज दिया, ऐसे। तो भाई अगर तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तुम्हारा काम है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करना इंश्योरेंस कंपनी, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि नॉमिनी को पैसा मिला कि नहीं मिला? वाई डज दैट बॉदर यू? दैट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न। और तुम्हें पता कैसे चला कि उसका पैसा आया कि नहीं? और आया तो वो तुम्हारे हाथ में क्यों आया? तुम लोगों ने उस पैसे को आपस में क्यों बांटा? तो हमें लगा कि, और मेरे को तो तब तक इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि पॉलिसीज़ कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी नहीं थी। फिर क्योंकि मैं पहले बुलंदशहर में पोस्टेड भी रही थी और बुलंदशहर हमारा एकदम सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, तो वैसे उसके फ़ोन में लाखों फ़ोटोग्राफ्स थी, 1 लाख के ऊपर फ़ोटोग्राफ्स थी, 30,000 के ऊपर डॉक्यूमेंट्स थे, सब में ऐसे, हाँ सब में बहुत गरीब लोग दिख रहे थे। स्पेस होता है फ़ोन में 1 लाख फ़ोटोग्राफ? हाँ, तो बहुत और बहुत गरीब लोग 30-30 लाख की पॉलिसी करा रहे हैं, 20-20 लाख की। तो मुझे लगता है मुझे जैसा इंसान जिसकी रेगुलर सैलरी है, हाँ। मैं भी, मेरी पॉलिसी अभी तो नहीं है और मैं सोचती हूँ कि यार इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, हाँ। वर्थ इट है कि नहीं। हम लोग सब डिसीजन लेते हैं, तो जो हैंड टू माउथ लोग हैं जिनका एक छप्पर का घर है, वो 20 लाख की पॉलिसी कैसे ले रहा है? छप्पर के घर वाले लोग? हाँ, एकदम गरीब लोग। तो भाई इतना प्रीमियम, वो उसके लिए तो डेली लाइफ का में ही वो पैसा जुगाड़ ले, खाने पीने का कर ले, वही बहुत है। वो 20 लाख का पॉलिसी क्यों लेगा?
तो उसके अंदर वो लोग इस तरीके से, उनके फ़ोन में डिटेल्स थी कि SBI पॉलिसी रुखसार बुलंदशहर, सुभाष पॉलिसी बुलंदशहर। तो मुझे 2 केस मिल गए थे जो बुलंदशहर के थे, बुलंदशहर बगल में है। तो हमने सोचा कि सुबह सुबह हम सबसे पहले, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, हम ज़्यादा देर आदमी को रख नहीं सकते, तो कि इसको तुरंत वेरीफाई करा लेंगे टीम भेजवा के, क्योंकि जो फोटोग्राफ्स थी वो जियो टैग थी, उसमें एक्चुअली गांव का लोकेशन हमें दिख रहा था। तो और हमें पता था महिला कैसी दिखती है। तो वो बेसिकली सुभाष की डेथ हुई थी, तो उसकी वाइफ थी सुनीता, तो सुनीता की लोकेशन मिल गई थी। एक और रुखसार थी, उसके पति का नाम असलम था, तो उनकी पॉलिसी की डिटेल थी। और मैंने फिर कोशिश किया, ऑनलाइन नंबर्स वगैरह निकाले। एक ICICI का पॉलिसी था, एक SBI लाइफ का था। दोनों के नोडल को कांटेक्ट करके ये पॉलिसी नंबर्स उसके मोबाइल में मिल गए थे मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि इस पॉलिसी का हुआ क्या, आपने क्लेम सेटल किया? तो मुझे पता चला था कि अराउंड 10,20,000 रुपये सुनीता के खाते में ICICI ने डाले हैं। सुभाष नाम के व्यक्ति की पॉलिसी थी, पॉलिसी सेटल हो गई थी और सुनीता के खाते में गए हैं। इसी तरीके से रुखसार का ICICI SBI लाइफ का पॉलिसी था 20 लाख का, और 15 लाख का उन्होंने 15 लाख रुखसार के अकाउंट में डाल दिए। उसके पति असलम की मृत्यु हुई थी। तो अब मेरे पास 2 स्टैटिस्टिक्स थी कि रुखसार के पास 15 होने चाहिए और सुनीता के पास 10.5 लाख होने चाहिए, क्योंकि इनको तो मिल गया है पैसा। अब हमने ये सोचा कि हम इनके पास जाएंगे तो हम पुलिस वाले नहीं बन के जाएंगे, क्योंकि लोग डर जाते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो हम बीमा वाले ही बन के गए। एक टीम रवाना किया सिवीज में, और उन्होंने जाके सुनीता को यूँ बोला कि हम फलाना बीमा कंपनी से आए हैं, हमने आपके खाते में 10.5 लाख रुपए डाले हैं बीमा के, क्या आपको मिले? तो वो बोली कि कौन सा बीमा, मैंने तो कोई बीमा नहीं कराया। तो हमने कहा आपको तो हमने 10 लाख डाले हैं, आपके पति की मृत्यु हो चुकी है ना? तो बोले हाँ मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। क्या हुआ था उनको? तो बोले वो शराब बहुत पीते थे, उनका लिवर ख़राब हो गया था, बहुत बीमार रहे थे। तो फिर हमने कहा कि जब आपको रुपए मिले ही नहीं तो आपने फ़ोटो क्यों खिंचाई है? तो ओमकारेश्वर के फ़ोन में हमें सुनीता की खूब सारी फ़ोटोज़ मिली थी, जिसमें उसने हाथ में पेपर ले रखा था कि मेरे पति की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई है और मुझे बीमा का पैसा दिया है। तो बोली कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो बस अपना हस्ताक्षर कर लेती हूँ, अपना नाम लिख लेती हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। पति की मृत्यु हुई थी लीवर खराब होने से एक्चुअली में, पर उस पेपर में लिखा था कि हार्ट अटैक से खराब हुई है, वो डेथ हुई है। तो हमने उससे पूछा ये क्या पेपर है? तो वो उसने बताया कि वो गाँव में हमारे आशा है नीलम, तो जब मेरे पति की तबीयत खराब थी तो वो 2-3 आदमियों के साथ आई थी। उसने कहा था कि एक सरकारी योजना है, तुम्हारे पति की इतनी तबीयत खराब है, इतना इलाज में खर्चा हो रहा है, कल को इनको कुछ हो जाएगा तो बच्चों का कैसे होगा? तो वो उसी ने कहा था कि सरकारी योजना चला रही है तो मुझे पैसे मिल जाएंगे कुछ। तो इसलिए उसने मुझे आधार मांगा था, पैन मांगा था, कुछ जगह उसने अंगूठा लगवाया था, मतलब वो फिंगर ऑथेंटिकेशन कराया था। हाँ। उसी के लिए दिया था मैंने। तो मैंने कहा तुम्हें कुछ पैसा दिया? उसमें मेरी टीम ने पूछा कि कुछ पैसा आशा से मिला? बोले 20,000 रुपये मिले ना हम लोगों को। तो 10.5 लाख की पॉलिसी का एक्चुअली में सुनीता के हाथ में 20,000 आया था। सुनीता को ये नहीं पता था कि कोई पॉलिसी खुली है, सुनीता को ये जानकारी नहीं थी कि येस बैंक अनूप शहर ब्रांच में उसका खाता खुला है जिसमें एक्चुअली पैसा है। हमने कहा कि तुम्हारे अनूप शहर ब्रांच वाले खाते में पैसे आए हैं। बोली मैं तो, मेरा कोई खाता नहीं है वहाँ पे। हमने कहा तुम्हारा तो खाता है। फिर हमने जब उसकी बैंक स्टेटमेंट निकाली तो बैंक स्टेटमेंट में दे रखा था सेल्फ चेक से पैसे निकले। सेल्फ चेक से तो सुनीता ही निकाल सकती है। तो सुनीता तो कभी वहाँ गई ही नहीं, तो किसने निकाले? इसलिए हमने येस बैंक के वहाँ पे डिप्टी मैनेजर्स को जेल भेजा, क्योंकि वो लोग भी गैंग से जो सदस्य थे उन लोगों के साथ मिले हुए थे। फर्जी लोगों को गुमराह करके, उनका EKYC करके उन लोगों के खाते खुल रहे थे। कि मतलब अंगूठा लिया किसी गवर्नमेंट स्कीम का बहाना बना के, बट इन दैट प्रोसेस उसका EKYC हो गया था, उसका येस बैंक अनूप शहर में खाता खुल गया था, उस खाते की पासबुक, डेबिट कार्ड, सब कुछ फ्रॉडस्टर्स के पास था, पॉलिसी खुल गई थी उसके पति के। इन्हीं लोगों ने क्लेम के लिए अप्लाई किया, इन्हीं लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ साठगांठ करके अपने आप को इन्वेस्टिगेशन अलॉट कराई, ओके करके भेज दिया कि यह हार्ट अटैक से मरा है, और ये तथ्य सही है। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में यही पाया कि यह हार्ट अटैक से मरा है। जब क्लेम सेटल हो गया,
10 लाख रुपए आया, वो इन लोगों ने निकाल के तुरंत, ये 2-3 दिन में उसको निकाल लेते थे, निकाल के इन लोगों ने आपस में सेटल कर लिया। एक मिनट, इसमें मतलब किसकी मिली भगत हुई? आशा वर्कर की? देखिए, गांव में सबसे पहले आशा वर्कर या प्रधान को पता चलता है कि गांव में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसकी जल्दी मृत्यु होने वाली है बीमारी की वजह से। हाँ। उनको ये प्रलोभन देके उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोक्योर करते हैं। फिर गांव के कुछ सक्रिय लोग हैं जिन्हें आप नेक्सस के लोग कह सकते हैं, जो कि जाके चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाते हैं लोगों को और उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। फिर इसके अंदर संलिप्तता है बैंक कर्मियों की, क्योंकि वो लोगों को धोखे में रख के उनके खाते खुलवाते हैं और बाद में जब बीमा का पैसा आ जाता है तो सारे जो बैंकिंग एक्ट्स हैं उन सब की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो उन सारे ऐसे चेक्स को ऑनर भी कर देते हैं और हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन भी लेते हैं। बैंक कर्मियों की संलिप्तता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कंपनी शामिल थी कि जैसे जो ओमकारेश्वर मिश्रा था, ये ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन के लिए और फर्स्ट सोल्यूशन सर्विसेज के लिए काम करता था। हमें ये काम कर रहा है ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर हमें जो पैसे का ट्रांजैक्शन दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि ओमकारेश्वर एक्चुअली अपने मालिक को पैसे भेजता था, 40,000 50,000। तो हमने कहा भाई तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हें सैलरी मिलना चाहिए, तुम उल्टे पैसे क्या भेजते हो? हाँ। तो वो उसका भी शेयर था। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज के भी लोग संलिप्त हैं, उस पर काम चल रहा है। अच्छा, ये भी पाया गया कि मतलब अब आप देखेंगे जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, इसमें हेल्थ सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हमें काफ़ी दिखा, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के ऐसे, क्योंकि एक गांव में तो आशा वर्कर या प्रधान को पता चलता है, शहरों में क्या होता है जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं उनके बाहर दलाल घूमते रहते हैं। जैसे हमें जीवी पंत दिल्ली के केस में पता चला, वो दलाल लोग क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि कोई गांव का व्यक्ति आया है, कैंसर पेशेंट है, उसे बाहर ही पकड़ लेते हैं और फिर उसको बहला फुसला के वहीं पे उसका पॉलिसी कराने का काम शुरू कर देते हैं। तो इसमें कई तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। बट ये मुझे बहुत नई जानकारी मुझे लग रहा है आपके ज़रिए मिली है, और हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए इस केस से कम समझ में आता है कि कोई आपके पास आकर के अगर आपको कह रहा है कि एक नई सरकारी योजना आई है या एक नई योजना आई है, सरकार सीधा खाते में पैसे डाल देगी, तो आपको जाँचने परखने की ज़रूरत है कि ये बताने वाला कौन है, कौन आके कह रहा है। क्योंकि ऐसे तो फिर मैम ये केस तो आपने ठीक है सॉल्व कर लिया, लेकिन सरकारी योजना के नाम पे तो ऐसे किसी का भी आधार और पैन लिया जा सकता है। एक तो ये भी है, और दूसरा आपको ये समझने की जरूरत है कि जब जैसे सुनीता को पता ही नहीं था कि उसका अकाउंट खुला हुआ है, राइट? अब सुनीता की पॉलिसी फ्रॉडुलेंट है। ऐसे ही रुखसार के केस में रुखसार के भी 15 लाख रुपए आ गए थे, पर रुखसार को नहीं पता था, ना पॉलिसी के बारे में पता था, ना सेम स्टोरी, उसको 50,000 मिला था। तो सुनीता और रुखसार दोनों की पॉलिसी ऑनबोर्डिंग स्टेज से ही गलत है। मतलब शुरुआत से जो मरने वाले व्यक्ति है उनकी पॉलिसी नहीं होती, क्योंकि बीमा कंपनी पागल नहीं है ना, उसको वो कितना पे करेगी। तो कैंसर पेशेंट की नहीं, उस असलम का तो पूरा मुंह खुला हुआ था, उसको माउथ कैंसर था। तो अगर कंपनी के संज्ञान में आता कि ये गलत पॉलिसी है और हमने गलत पॉलिसी का पैसा पे कर दिया है, वो रिकवरी करते सुनीता से और रुखसार से, क्योंकि अकाउंट में पैसा गया है सुनीता और रुखसार के। हाँ। वो लोग जिन्हें कोई जानकारी नहीं है पॉलिसी की ना अकाउंट की, अल्टीमेटली रिकवरी भी उनसे होती और मुकदमा भी उनको झेलना पड़ता। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, मतलब मैं सब लोगों को बताना चाहूँगी कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया था कि जो सुनीता का अकाउंट और रुखसार का अकाउंट था, वो उनसे जो मोबाइल नंबर्स थे, मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट हमारा लिंक्ड होता है, वो मोबाइल नंबर इन दोनों महिलाओं के नहीं थे, वो किसी अन्य ही आदमी के थे। शुरू में तो हमें लगा कि ये भी फ्रॉडस्टर्स के मोबाइल नंबर हैं। उन लोगों को जब हमने तस्दीक किया, उनका कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह निकाला, तो पता चला वो अलग गरीब लोग हैं जिनको या तो लालच दिया गया था 3-4 हज़ार रुपये का कि ये लो और अपने नाम पे एक सिम ला के दे दो, और उन्होंने खुशी खुशी रुपए के लालच में आके सिम ला के दे दिया। हाँ। या फिर हमें संलिप्तता दिखी POS पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स की, जो सिम इशू करते हैं। तो आप अगर किसी भी दुकान पे जा रहे हैं सिम इशू कराने के लिए और वो आपसे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कहता है कि फिंगरप्रिंट लगाइए, और आपसे फिर वो कहेगा भैया आया नहीं अच्छे से, एक बार वापस लगाना। एक्चुअली उसने इस प्रोसेस में 2 सिम जनरेट कर दिया, एक वो आपको दे देगा, एक वो आपका नाम का सिम ब्लैक में बेच सकता है, और बेचा ही इस केस में उन्होंने। तो आपको भी ये केयरफुल रहना है कि आप अगर किसी पॉइंट ऑफ सेल एजेंट पे जा रहे हैं, आदमी क्या कर रहा है अपने सिस्टम पे, 2 सिम इशू तो नहीं हो रही है, इसको लेकर थोड़ा अवेयर रहें। दूसरा, जितना भी अभी साइबर क्राइम में भी आप देखेंगे जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, उन सब का आधार है म्यूल अकाउंट।
म्यूल अकाउंट मतलब ऐसे ही जैसे सुनीता और रुखसार के जैसे बहुत गरीब लोगों को पकड़ना, उनको लालच देना, अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का लालच देना, सस्ते लोन का लालच देना, और आपके नाम पे अकाउंट खुलवा के आपका पासबुक, डेबिट कार्ड वो लोग खुद ही रख लेते हैं कि भैया तुम्हें अगर 20,000 दिलवाने तो मेरे पास होना पड़ेगा, मेरे को आगे दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल मत दीजिए। ये आपके अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं पैसे इधर उधर करने के लिए, और कल को जब हम लोग पुलिस वाले इन फ्रॉड्स पे काम करते हैं, हम उन सारे अकाउंट धारकों को पकड़ते हैं जिनके अकाउंट में पैसा गया है। आप अकाउंट धारक हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपका इस तरह का अकाउंट है और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस बात को लेके भी मेरे को लगता है बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट की एक संचार साथी .gov.in करके एक वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। भारत सरकार I4C के माध्यम से कई ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जिससे कि हम सब लोगों को साइबर फ्रॉडस्टर से बचाया जा सके। तो आप संचार साथी पे जाके आपके आधार पे कितनी सिम्स इश्यूड हैं वो हम सब लोग पता कर सकते हैं। वो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ उसको आप लोग ज़रूर देखिए। तो अनुकृति जी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे किसी पर भी भरोसा नहीं कर लेना है, कि कोई भी आपके पास आता है वो चाहे आपका पैन मांगे, आधार मांगे, आपको नई पॉलिसी समझाए, और ज़रूरी नहीं है कि झांसा इसी फॉर्म में दिया जाए जो ये पहले केस हुआ है। हो सकता है आप बेरोजगार हैं, आपको कोई आकर के कहे कि सरकार नई पॉलिसी लेके आई है, अब आपके खाते में हर महीने 1,000 रुपया आएगा, तो भाई गरीब आदमी सोचेगा हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा। बिल्कुल। अब इसमें मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आपने कहा कि अगर कोई 2 बार आपका थंब इम्प्रेशन ले, ये बोल के कि ठीक से नहीं आया, एक और बार अपना अंगूठा लगाइए, तो ये मैं दूसरों की बात क्या कहूँ, अगर मैं सिम लेने गई हूँ और मुझे ही वो कह रहा है कि 2 बार आप अंगूठा लगाइए, तो मैं तो लगाऊंगी ना, मैं उससे बहस थोड़ी करना शुरू कर दूंगी। बहस नहीं करेंगे, पर हमारा अधिकार है, हम कहेंगे दिखाओ स्क्रीन पे क्या कर रहे हो। मतलब केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अगर वो आदमी ये समझ जाएगा, हम लोग कई बार क्या होता है मोबाइल में लगे होते हैं, ध्यान नहीं दे रहे होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, तो थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और जो वेबसाइट आपने बताई उस पे जाके संचार साथी पे आप ज़रूर चेक करिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट, इसी केस के ज़रिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। 2 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगी, अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर हमने इस केस में इसी में एक केस ऐसा आया कि जिसके अंदर एक व्यक्ति ने अपनी आधार में 21 वर्ष उम्र कम कराई थी। मतलब वो एक्चुअली वॉज 1955 बॉर्न, और उसने अपने आप को 1970 बॉर्न दिखाया, और उसका पर्पस ये था 1976 बॉर्न, और वो ये इसलिए कराया क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर आप 50 वर्ष से ऊपर के हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी, तो उसके लड़के को लगा कि ये तो पापा के नाम पे थोड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो उसने पहले उनकी 21 वर्ष उम्र कम कराई, उन्हें 49 ईयर्स का बनाया, और फिर PMJJY के लिए आवेदन किया। पिता डेथ बेड पे थे ही, उनके मरने के बाद PMJJY का लाभ ले लिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि किसी व्यक्ति की 21 वर्ष आधार में उम्र कम कैसे हो गई। हाँ। जब हम लोगों ने पता किया, इस केस पे काम किया, तो पता चला कि क्षेत्र में कुछ ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में आप जिस तरह का परिवर्तन चाहें आधार में वो करा सकते हैं। और वो आधार सेवा केंद्र भी नहीं था। मतलब आपको, मुझे, और हम सभी को अगर आधार में कुछ चेंज कराना है अपना, तो जैसे एड्रेस में आप अपने से कर सकते हैं, अपने आप नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। बट DOB, डेट ऑफ बर्थ जैसा महत्वपूर्ण चेंज, ये आपको आधार सेवा केंद्र पे जाना होगा, और वहाँ मिनिमल फ़ीस होती है, आई थिंक 25 रुपये या 50 रुपये होती है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आप आधार सेवा केंद्र पे जाइए, अपने मूल डॉक्यूमेंट दीजिए, और उसके बेसिस पे आप जो परिवर्तन चाहते हैं वो हो जाएगा। परंतु ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग फोर्स्ड डॉक्यूमेंट बना रहे थे। जैसे उन्होंने उस व्यक्ति पंचम सिंह का नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाया और भरतपुर का उसको पैदा होना दिखाया, और वो लगा के, और दे वर एबल टू गेट इट डन। उस केस की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, वो अनदर 1 घंटे का नहीं तो पॉडकास्ट हो जाएगा। हाँ। बट इससे हमें ये सीखने की ज़रूरत है, और आप सभी लोगों को, कि कोई अगर क्षेत्र में आधार सेवा केंद्र कोई डोर टू डोर सर्विसेज नहीं दे रहा है। सबसे पहली बात, घरों में लड़के आके आधार में परिवर्तन नहीं करते हैं। आधार सेवा केंद्र हैं, अलग अलग जगह पे खुले हुए हैं। बाकी जो सुविधा है वो आपके मोबाइल पे ही है। आप
आपको आपका जो आधार नंबर से जिस मोबाइल नंबर से लिंक्ड है उस पर OTP वगैरह आता है, आप अपना लॉगिन करके देख सकते हैं। और एड्रेस, जैसे मैंने बताया, एड्रेस के लिए चेंज करवाना है नाम के लिए, वो आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा, ये सुनीता रुखसार वगैरह के केसेस में इन लोगों के आधार में एड्रेस बदल गए थे, इनको नहीं पता था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, फ्रॉडस्टर्स ने, कि इनके मोबाइल नंबर लिंक थे आधार से। तो जब ये पॉलिसी शुरू करवाने गए तब इन्होंने कहा दीदी अपना मोबाइल देना, थोड़ा सा कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन करना है। और उसी में एक OTP इन्होंने आधार पे बेसिकली लॉगिन किया, OTP आया उनके फ़ोन पे, वो OTP डाला और एड्रेस प्रूफ लगा दिया और एड्रेस चेंज कर दिया। महिला को पता भी नहीं चला। सुनीता यहाँ की रहने वाली है, उसका एड्रेस कर दिया दिल्ली का। वो किसी और कारण की वजह से क्या, वो इंश्योरेंस सेक्टर में पूरा एरिया रेड फ्लैग्ड है, तो संभल की या बुलंदशहर की पॉलिसी दिखाते तो उस पर ज़्यादा अधिक जांच होती है, तो उन्होंने उसको दिल्ली का दिखाया ताकि वो जांच के दायरे से बाहर आ सके। वो अलग चीज़ है। बट आप अपना फ़ोन जब किसी को दे रहे हैं तो आप बोलिए कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी मुझे चाहिए आप मुझे बताते जाइए, मैं करते जाऊँगा। आपको कम से कम संज्ञान में तो रहेगा कि वो आपके OTP जो आ रहा है आपके फ़ोन पे या आपके फ़ोन के माध्यम से कुछ और काम तो नहीं कर रहा है। ये पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और आधार सेवा, और ये जो लड़के घर घर में घूम के और आपको दावा करते हैं कि कोई भी मार्कशीट बना देंगे या कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट बना देंगे, ये सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सिवियर होते हैं। आप जेल भी जा सकते हैं। इसे हम फोर्जरी ही कहेंगे, क्योंकि फोर्जरी वो होती है कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की आप सील, मुहर, साइन, कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट बनाने की अगर कोशिश करेंगे जो कि पूरी तरीके से फर्जी हैं, तो बिल्कुल आप जेल जाने के कगार पे हैं। तो बिल्कुल इन लोगों की बातों में ना आए, और जो सरकार ने आपके लिए अलग अलग सिस्टम्स बना रखे हैं, संस्थान बना रखे हैं, वहाँ पे जाके क्लैरिफाई करें। हमेशा अपने साथ कोई ना कोई समझदार व्यक्ति रखें। और गवर्नमेंट की कोई भी फीस 25-50 रुपये से ज़्यादा की नहीं होती है। हाँ। तो ये जो भी आपको 1000-500 ये सब का बोलता है, उनकी बातों में आप बिल्कुल भी ना आए। मुझे अब समझ आ रहा है अनुकृति जी कि कोर्ट ने ये क्यों कहा कि आधार भी आपका पहचान पत्र नहीं है, और पूरे देश में बवाल हो गया इसके बाद कि जो आधार तो आपने ही बनवाया था, आपने ही ज़बरदस्ती उसको हर जगह लिंक करवाया था। लोगों ने ये कहना शुरू किया अब हम क्या करें। पर आप तो बता रही हैं कि 21 साल उम्र कम कर दी। तो बेसिकली वो करी उन्हीं की मर्जी से, वो खुद चाहते थे, क्योंकि वो खुद फ्रॉड में संलिप्त थे। वो 2 लाख रुपए का लाभ लेना चाहते थे अपने नाम पे, और किसी ने उनकी इस फ्रॉड के लिए मदद करी। मेरे को बहुत खुशी है ये आपसे शेयर करते हुए कि UIDAI के साथ हमने इस पूरी गैंग का जो भी हमें मोडस ऑपरेंडी पता चला था वो हम लोगों ने शेयर किया था, और उन्होंने जितने भी हमने जो कमियां बताई उन सबको एड्रेस कर दिया है। वो सारे लूप होल्स प्लग कर दिए हैं। तो ये हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, 140 करोड़, इतने आधार हैं यहाँ पे। UIDAI जैसी, मतलब विश्व में आई थिंक इसका कोई पैरेलल नहीं है जो इतने बड़े स्केल पे डेटा मैनेजमेंट करता रहे। तो कुछ चीज़ें, एंड इट इज़ अ कैट एंड माउस वाला गेम है, कुछ सुधार करते हैं फिर वो उस जो फ्रॉडस्टर्स है उसका कोई तोड़ निकालते हैं। हाँ। तो ये कंटिन्यूसली, बट दे आर ट्राइंग टू सेट द सिस्टम राइट। पर ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम एकदम से लालच में आके ऐसे फ्रॉडस्टर्स के हाथों में खेले नहीं। बिल्कुल। एक और इसका एस्पेक्ट आया था इस फ्रॉड का सामने, वो था ट्रैक्टर इंश्योरेंस फ्रॉड। कि लोग क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जो मैंने अपने क्षेत्र में तो पाया कि, और ये भी इंटरस्टेट फ्रॉड ही है, कि नए ट्रैक्टर्स, कोई आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें भाई नया सोनालिका का ट्रैक्टर है 9 लाख का, तुम्हें 5 लाख में मिल जाएगा। तो आदमी को 4 लाख का फ़ायदा हो रहा है, वो क्यों नहीं करेगा। और वो एक नॉर्मल स्टैम्प पेपर पे लिख के और लेन देन हो जा रहा है, और 5 लाख का आराम से उसको, जो 10 लाख का मिलना चाहिए तो 5 लाख का हो गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया कि ये ट्रैक्टर्स भी जो लोग मरने वाले लोग हैं, यंग लोग हैं, उनके नाम पे निकाले गए। और व्यक्ति, और उन जैसे 10 लाख का ट्रैक्टर है, 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया, 9 लाख रुपए का लोन करा लिया उस आदमी के नाम पे जो एक्चुअली में मरने वाला है। वो आदमी जैसे ही मरा, ये लोन जो होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं, तो मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किया, लोन माफ़ हो गया। तो वो 10 लाख का ट्रैक्टर इस फ्रॉडस्टर को तो 1 ही लाख का पड़ा, और उसने उसको 4 लाख का बेच दिया, तब भी उसे 3 लाख का मुनाफा हो गया। और कल को वो जब ट्रैक्टर पकड़ा जाएगा और पता चलेगा कि ये तो सब गड़बड़ झला हुआ है, तो वो आपको ट्रैक्टर के साथ उठा के लेके जाएंगे। या तो ये ट्रैक्टर इस तरह के इंश्योरेंस फ्रॉड से पकड़े गए हैं, या फिर वो चोरी के ट्रैक्टर्स हैं। असम, वेस्ट बंगाल से ट्रैक्टर चुराया, वहाँ पे FIR लिखा दी कि हमारा ट्रैक्टर चोरी किया, पर उस ट्रैक्टर को, और चोरी के केसेस में भी इंश्योरेंस
कंपनी लोन पे कर देती है। तो बिल्कुल भी इस तरह का ट्रैक्टर मत खरीदिए। हम लोगों ने कई ट्रैक्टर 25 ट्रैक्टर अभी तक बरामद किए हैं, पर सैकड़ों ऐसे ट्रैक्टर हैं जिन्हें हम प्रोसेस में हैं बरामद करने के। और जिसने भी इस तरीके से फ्रॉड का ट्रैक्टर खरीदा है, ये जानते हुए कि उस ट्रैक्टर की वास्तविक मूल्य कुछ और है, वो महंगा ट्रैक्टर है, अगर आपको सस्ते में मिल रहा है, ट्रैक्टर नहीं कोई भी गाड़ी जो 10 लाख की है आपको 5 लाख की मिल रही है, आईफोन 1 लाख का है आपको 20,000 का मिल रहा है, तो आप ये सोचिए कि आप किसी आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ। और उसकी अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर भी फिक्स की जाएगी। तो इन सारी चीज़ों में एंगेज ना करें। वाहन जब खरीदें तो आरसी भी ट्रांसफ़र कराएं, जो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है उसे फॉलो करें और लॉ के साइड में रहें। इतनी काम की बातें आपको पता चली है तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप इस पॉडकास्ट को फटाफट से अभी लाइक कीजिए। कभी भी आपको ऐसा कोई भी झांसा दिया गया है जिसके चक्कर में आप फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, आप पहले अवेयर हो गए, तो मुझे वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम अनुकृति मैम को दिखाएंगे कि भाई हमारे देश के जो नागरिक हैं वो इतने जागरूक हैं। अब आप मुझे ये भी बताएं मैम कि ये हमें रुखसाना की स्टोरी पता चल गई, एक और आपने हमें स्टोरी बता दी, लेकिन ये ओवरऑल 100 करोड़ तक जा सकता है, ये अनुमान फिर कैसे लगाया आप लोगों ने? 100 करोड़ तक तो गया है। एक्चुअली हमें एक रेड में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले, मतलब हम लोगों को 200 से ऊपर पासबुक्स हमने बरामद किए। इनके पास से तो 19 डेबिट कार्ड मिले थे। हाँ। कई लोग नामजद हुए थे जो पहला मुकदमा लिखा, फिर हम उनके लिए दबिश डाल रहे थे। फिर उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया, शाहरुख और उसके अन्य साथी थे। उनके हमें 200 करीब जो पासबुक्स बरामद हुई, वो पासबुक्स गुजरातियों की भी थी, असम के रहने वाले लोगों की भी थी, मध्य प्रदेश के रहने वाले लोगों। तो जब हमें इतने सारे लोगों की पासबुक्स इनके पास मिली, तो हमें लगा कि भाई ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, हमारे क्षेत्र तक सीमित नहीं है। और पहले भी ओमकारेश्वर वगैरह से पकड़े गए थे। और उसके फ़ोन में मैंने आपसे कहा ना कि मैंने रुखसार और इनको इसलिए चुना क्योंकि बगल के डिस्ट्रिक्ट के थे, पर इनके पास हर स्टेट के लोगों का डिटेल्स था। तो मुझे ये समझ में आया था इनके डेटा से, और जो हमारी रिकवरीज थे, कि ये नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट्स, जम्मू कश्मीर हिमाचल को छोड़ के, मुझे हर जगह के स्टेट्स के लोगों के पॉलिसी डिटेल्स इनके पास से मिले, पासबुक्स इनके पास से मिली। और साउथ में जाने का इन्होंने बोला था कि मैम मध्य प्रदेश के नीचे हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अब महाराष्ट्र में काम करने के लिए मराठी नहीं ना सीखेंगे या कन्नड़ थोड़ी ना सीखेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट आपको करना है। तो इसलिए ये लोग वहाँ तक लिमिटेड हैं। पर इस तरह के फ्रॉडस्टर्स, इस तरह की गैंग साउथ इंडियन स्टेट्स में भी इसी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि सबका मोडस ऑपरेंडी एक है, सबको पता है कॉमन लूप होल्स को कैसे यूज़ करना है। तो हम लोगों की तो यही कोशिश, इसलिए मैं इसको, और जो ये ओमकारेश्वर 14 साल से इसमें काम कर रहा है और फ्रॉड का ही काम कर रहा है। एक और व्यक्ति है जिसको हमने जेल भेजा, उसका नाम है दानिश के पास से हमें 300 पॉलिसी की डिटेल्स मिली। 300 इन्वेस्टिगेशन उसने 2 साल में किया था मात्र। तो मैंने उससे पूछा था कि इसमें से कितनी जेन्युइन है, मतलब कितनी सही पॉलिसी है, ऐसे फ्रॉड वाली पॉलिसी नहीं। बोले मैम एक भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बोले नॉर्मल में तो मेरे को 2,500 रुपये मिलेगा, इसमें तो मुझे 1 से 2 लाख मिल रहा है ना पर पॉलिसी। तो जब एक व्यक्ति 2 लाख 300 इन्वेस्टिगेशन, 300 केसेस 2 साल के अंदर करा है, 68 लोगों को हमने जेल भेजा है, 12 से ज़्यादा स्टेट्स में ये है, 10 साल से ऊपर चल रहा है, तो इट इज़ ह्यूज। इसलिए यहाँ से मेरा ये एस्टिमेट आता है। और फिर हम लोगों ने कुछ इसमें मर्डर्स वर्कआउट किए, मतलब हमें ऐसे कुछ केसेस दिखे जो बहुत ही डिस्टर्बिंग थे, जिसमें इन्होंने क्या किया कि एक केस में एक विकलांग व्यक्ति है, एक पैरालाइज्ड आदमी है, एक में एक ट्रांसजेंडर है, और एक केस में एक ऑर्फन है। मतलब इस तरह के लोग जो मर भी जाएं तो किसी को आगे पीछे फ़र्क ना पड़े, उनसे दोस्ती किया या उनको थोड़ा सा यूज़ करके उनके नाम पे मल्टीपल पॉलिसीज़ कराया एक्सीडेंट का अक्रॉस द कंपनीज। तो जैसे दरियाब नाम का एक व्यक्ति है, वो विकलांग था, तो जब उसका पॉलिसी डिटेल्स हमने निकलवाया तो उसके नाम पे 58 लाख का पॉलिसी हम लोगों को मिला, और दरियाब की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तो हमने ये देखा कि 3-4 महीने में उसकी करीबन 7 पॉलिसी हुई है, और फिर वो उस आदमी की अचानक से एक्सीडेंट में मौत हो जा रही है, और कंप्लेन ये लिखाई हुई है कि अज्ञात वाहन इस आदमी को टक्कर मार के चला गया और ये मर गया। और फिर बाद में ये लोग उस इंश्योरेंस का क्लेम कर रहे थे। तो जब मेरे को ये इंश्योरेंस वाला समझ में आने लग गया, तो मुझे फिर ये सस्पिशियस लगा। और एक और
कंपनी के इन्वेस्टिगेटर हैं टाटा AIG के, उन्होंने भी मुझसे आके कहा था कि हमें तो पुलिस को तो पता नहीं कि बीमा हो रखा है, हमें तो ये पता है कि अज्ञात वाहन किसी आदमी को टक्कर मार के गया, अब हम लोग CCTV देखने में लग जाएंगे, हम उस वाहन को ढूंढेंगे, हम उसको पकड़ेंगे। पॉलिसी एंगल अभी तक पुलिस के दिमाग में था नहीं। हाँ। तो पर कंपनी को पता है, क्योंकि कंपनी के पास क्लेम आता है, लोग अप्लाई करते हैं, तो कंपनी को पता चला कि हमारे पास क्लेम आया है, तो वो अपना इन्वेस्टिगेटर भेजे फील्ड पे। तो जो फील्ड पे इन्वेस्टिगेटर आया उसको ये एहसास हुआ कि ये आदमी विकलांग है, पैर से और ट्राईसाइकिल से चलता है, पर इसका एक्सीडेंट अपने गांव से 27 किलोमीटर दूर हुआ है और वहाँ उसकी ट्राईसाइकिल भी नहीं मिली है। हाँ। उन्होंने कहा मैम ये सस्पिशियस लग रहा है। फिर मैंने वो केस FR हो चुका था, पुलिस ने ख़त्म कर दिया था क्योंकि अज्ञात वाहन तस्दीक नहीं हुआ था। उसको देखा तो उस आदमी के हेड इंजरीज बहुत मिली और आई वॉज वेरी श्योर कि ये मर्डर है, दिस इज़ नॉट एक्सीडेंट। फिर उस केस को और वापस हमने रीओपन कराया, जितने भी नंबर्स मैंने सारी कंपनी से पॉलिसी डिटेल मांगी, उसमें जो कॉमन नंबर्स, कॉमन बैंक अकाउंट्स निकाल के आए। फिर हम लोगों ने चिन्हित किया कुछ लोगों को और वो इट टर्न आउट टू बी जैसे एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर की परफेक्ट डेफिनेशन। क्योंकि कोई आदमी 4 महीने से, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस आदमी को हमें 4 महीने बाद मारना है, पहले उसके नाम पे कई पॉलिसी कराई, फिर 1 फाइन डे उसको ले जाके मारा। उन्होंने उसको मारने के लिए एक असैसिन भी हायर किया 50,000 रुपये में, जो पहले भी मर्डर कर चुका था और अपील पे इस समय बाहर था, अपील पे, बेल पे। तो ये, और फिर जब ये वर्कआउट हुआ मर्डर, फिर और अज्ञात वाहन से डेथ के केसेस देखने लगे। एक केस अमन का निकल के आया, अमन की भी इसी तरीके से ब्रूटली हत्या की गई थी, उसका हथौड़े से सर फोड़ा गया था। अमन को जिसने मारा था उसी ने 2 साल पहले 2022 में एक सलीम नाम के व्यक्ति को मारा था जो ट्रांसजेंडर था। सलीम की मौत के बाद उन्हें 78 लाख मिले थे। तो इस गैंग ने सलीम को मार दिया था, अमन को मार दिया था, ये तीसरे को मारने वाले थे। तो हमें ये समझ में आया कि ये तो एक एक केस, एक एक आदमी 1-1 करोड़ का है या कई करोड़ का है। ठीक है। अभी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे पास कुछ ऐसे मामले तो हैं, फिर बहुत छोटा हाँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। ये तो वो केसेस हैं जो कि मुझे अभी तो एक बात को वो भी होता है, डर लगता है कि अगर मैं सारे अननोन व्हीकल से जो एक्सीडेंट के डेथ के केसेस हैं उनको निकाल के अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें तो हो सकता है कई इस तरह के जो मर्डर्स हैं कई सारे निकल के आ जाए, क्योंकि हम उन्हें आज तक मान के चले थे वो एक्सीडेंट्स हैं, पर वो तो एक्सीडेंट्स हैं ही नहीं। तो इसलिए हम लोग को पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में भी आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमारे सीनियर्स हैं दे हैव रिसीव्ड इट वेरी पॉजिटिवली, और हम लोग भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को अब रिफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उसमें ये इंश्योरेंस वाला एंगल भी हम जोड़ रहे हैं ताकि ऐसा कोई भी मर्डर हमारी आंखों के सामने से मिस ना हो जाए। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। पर मैं सलाम आपको करती हूँ अनुकृति जी, क्योंकि हमने आज तक यही सुना है, एक जो छवि पुलिस वालों की बनाई गई है आम लोगों के दिमाग में, कि उनकी तो मंशा रहती है कि फाइल क्लोज कर दो, क्योंकि हमारे पास इतना सारा काम है, एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर इतना बर्डन है कि उनकी कोशिश रहती है फाइल क्लोज कर दो। और क्लोज्ड फाइल को अगर आपने खोला और खोल के उसको इन्वेस्टिगेट किया, वो भी एक ऐसे शख्स का जिसका परिवार नहीं लड़ रहा था उस चीज़ के लिए, या बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था जिस चीज़ के लिए, और इतना बड़ा घोटाला अगर सामने आता है, तो वाकई सलाम है ऐसे पुलिस वाले को। और आगे आपको ये भी पता चलेगा कि अनुकृति जी का वो हौसला था जो उन्हें भारत लेकर के आया, और अब तो मुझे दिखाई भी दे रहा है कि आपने अगर अमेरिका में ये सोचा था कि इंडिया जाना है, तो आप कितनी तब्दीली यहाँ आके कर रही हैं। मैं उस पॉइंट के ऊपर भी आगे आऊँगी, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के ऊपर के लिए भी बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं, लेकिन एक केस आप मुझे और बता रही थी जो हमारी ऑफ कैमरा जिस समय बात हुई थी, और आपने मुझे बताया था कि धन वर्षा करके भी एक तो केस एक सॉल्व किया। हाँ, ये संभल में ही, और उसी में इंश्योरेंस फ्रॉड में भी एक और मैं पॉइंट ऐड करना आप लोगों के लिए कि जब इस पे हमने काम किया, इसमें हमने 22 से ऊपर FIR कराए हैं इस समय, तो लोगों का, मेरे को जो जनरल पॉपुलेशन है उसका आके वो लोग आके ये कह रहे हैं, अरे मैम ये आदमी तो बहुत जल्दी 4-5 पिछले साल में इसकी वेल्थ बहुत बड़ी थी, इसने अपना इतना बड़ा मकान बना लिया, 2 गाड़ियाँ खरीद ली, हमें तो पता था कि ये गलत काम कर रहा है, नहीं तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो अगर आपको पता है कि कोई गलत काम कर रहा है, अचानक से किसी के पास बहुत सारा पैसा आया है, या आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी तरीके से इस बात को गोपनीय रूप से, या फिर अब तो ट्विटर है, पुलिस ट्विटर पे इतना रिस्पॉन्सिव है, हमारे संज्ञान में लेकर आएँ।
तो एटलीस्ट इन लोगों पे हम लोग गोपनीय तरीके से जांच तो शुरू कर पाएंगे कि आप इनका- सुनेंगी ऐसे लोगों की? मैं तो सुनती हूँ और यूपी पुलिस भी सुनती है। अगर आप यूपी पुलिस को टैग करके ट्वीट करते हैं तो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव, इसको हम लोग बहुत हाँ, सीरियसली बिल्कुल, लेते हैं। हमने देखा तो प्लीज दिस इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन्स की नहीं, भी। मैं फिर से पूछूंगी कि अगर मेरे पड़ोस में, जैसे आपने बताया कि वो बेचारा एक केस सॉल्व करने का मिलता तो 2,500 था, लेकिन स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम रहा है, 11 लाख रुपया कैश निकला है गाड़ी से, तो ऐसा कोई मेरा व्यूअर जो आपको सुन रहा है यूपी का ही हो, अड़ोस पड़ोस में ऐसा उसके कोई शख्स हो और वो किसी भी जरिए से आप तक ये बात पहुंचाए, तो आप भी सुनेंगी, यूपी पुलिस भी सुनेगी? देखिए, हम जैसे इन्होंने शुरू में कहा था कि बहुत कंप्लेंट्स होती हैं, बट कोशिश लगातार ये रहती है कि कोई भी कंप्लेन ऐसा ना हो कि अनएड्रेस चली जाए। आप अगर रजिस्ट्री डाक करेंगे, आप ट्वीट करेंगे, या आप 112 पे बिना अपना नाम बताए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे या मेल करेंगे, तो उसकी जवाबदेही रहती है। हम लोगों से पूछा जाता है कि कितने प्रार्थना पत्र निस्तारित हुए, कोई पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है। तो आप भेजेंगे तो उस पर जांच देर सवेर हो ही जाएगी। हो सकता है कि मतलब इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए तो मैं कह सकती हूँ, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, आप लोग मुझे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ आपको जो इनपुट देना है। पर्सनल तो ips@anukriti.sharma@gmail.com, मैंने एक नया ईमेल आईडी अलग से बना लिया है, तो आपको कोई इनपुट देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। बट मैं फिर भी, और ये भी आप कर सकते हैं कि आप हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं, तो आप एसपी लेवल के ऑफिसर या एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर से जाके मिलें व्यक्तिगत रूप से। ऐसा नहीं है कि आपकी जो आप चाहेंगे कि गोपनीय रखी जाए पहचान तो उसको जग जाहिर कर देंगे, नहीं करेंगे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि बताना तो चाहिए। अगर हो सकता है टाइमली कुछ लोग हमें इनपुट देते तो कुछ लोगों की जान बच जाती। हमें लोगों को सही, क्योंकि जिन्होंने सलीम को मारा था 78 लाख रुपए आए थे उनके पास, उन्होंने 12 गांव का भंडारा किया था। मतलब उनको ये था कि हम थोड़ा सा पाप धुल भी लें अपना। हाँ। तो उन्होंने 12 गांव का भंडारा किया है। गांव में सबको ये पता था कि कुछ तो इनकी बड़ी कमाई हुई है। तो आप इस भी चीज़ को बताएंगे तो वो हम लोगों को भंडारे में पूरी खा के ना आ जाए पुलिस को बताएं कि भंडारा चल रहा है। हाँ, कि मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना। हाँ। क्योंकि नैतिक कार्यों से और आप सही सीधी सड़क पे चल रहे हैं तो पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम है। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू अर्न गुड मनी। तो भाई टायर पंचर बनाने वाले के बेटे थे ये सचिन वगैरह, इन लोगों का नोएडा में अल्फा 1 में बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। कैसे आया इतना वेल्थ? इसलिए आया क्योंकि एक केस में 20-20, 30-30 लाख मिल रहा है। और लोन किसी भी नॉन सैलरीड एम्प्लॉय को तो ऐसे लोन तो नहीं मिल जाता है। बिल्कुल। तो कैसे बन रहे हैं इतने बड़े बड़े घर? तो इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन टू ब्रिंग दिस टू आवर नोटिस। मैं ये तो अश्योर नहीं कर सकती कि सब लोग कार्रवाई करेंगे, बट आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं तो ये नोटिस में आएगा। और